हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकिता छाबड़ा। हम लोग लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट स्टार्ट किए। उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या क्या बताया, जो हमने ट्रांसपोर्ट के मेथड्स पढ़े, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में हमने डिफ्यूजन देखा, ठीक है, आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने देखा, मतलब जो दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं। फिर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखा और उसके बाद हमने बहुत सारे ऐसी टर्म्स पढ़ी है ना, जैसे कि आपने ये देखा कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, आपका सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, प्रेशर पोटेंशियल, फिर आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, प्लाज्मोलिसिस था, सब हमने देखा। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने देखा था। अब वो सारा जो प्रोसेस था ना, देखो वो क्या था, वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, मतलब एक तरीके से जब प्लांट का जब वाटर का या मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है एक सेल से दूसरी सेल में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, कहाँ से, सॉइल से आपका हो रहा है रूट में। तो वो जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसको हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोलते हैं और उसके लिए हम ये सारे मेथड्स अप्लाई करते हैं, ये सब मेथड्स वहाँ पर यूज होते हैं। लेकिन अगर अब हमको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है, तब हमको क्या करना पड़ेगा। अब आप खुद देखो, अगर आपको पानी सॉइल से लेकर ऊपर की तरफ तक भेजना है, मतलब लीव्स तक आपको भेजना है, तो आप अगर एक एक ड्रॉप वाटर को वहां पर तक भेज सकते हो क्या? नहीं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जब हमको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराना होता है, दूर तक हमको पानी भेजना होता है, या आपको फूड का आप ट्रांसपोर्टेशन बोलो फ्लोएम के थ्रू, है ना, तो उसमें हमको क्या लगेगा, उसमें अब हमको बल्क ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, मतलब अब हमको बल्क में भेजना पड़ेगा, ठीक। और बल्क में भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली हमको डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूसली हमको कराना पड़ेगा। तब जाकर जितना पानी, यहाँ पर देखो कितनी फास्टर रेट में वो पानी वहाँ पर मूव कर रहा है जाइलम में, तो वैसे ही हमको बल्क ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, चाहे वो फूड हो चाहे वो वाटर हो, ठीक है। सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज, कहाँ पर, इन अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है और कैसे वहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट होता है, वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो लॉन्ग डिस्टेंस या बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट अकर्स थ्रू वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड अ ट्रांसलोकेशन। बेसिकली आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, ट्रांसलोकेशन देखने वाले हैं। तो ट्रांसलोकेशन में दो चीज़ें आप याद रखोगे, एक तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आप याद रखोगे और दूसरा आप याद रखोगे कि बल्क मूवमेंट हो रहा है वाटर, मिनरल्स का, फूड का, ठीक है। Bulk flow system operates through development of pressure difference between the source and the sink। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि अगर जब बल्क में ट्रांसपोर्ट होगा तो वो किस बेसिस पे होगा, आपका जो सोर्स होता है और जो आपका सिंक होता है, उसमें जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा, उससे आप इसको एक तरीके से देखोगे कि वहाँ पर बल्क ट्रांसपोर्ट होगा। इससे पहले हम लोग ये समझें कि आपका सोर्स और सिंक क्या होता है। देखो, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो ये जाइलम है आपका, ठीक है, ये पूरी आपकी जाइलम सेल है। जाइलम में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये जाइलम किसी सेल के थ्रू कहीं पर से तो आ रहा होगा पानी, या मैं अगर ये बोल दूं कि चलो सॉइल से अगर पानी आ रहा है, ये आपकी सेल के अंदर में, तो आपका सॉइल जहाँ पर से पानी एब्जॉर्ब करेगा, आपका रूट, आपकी जो सेल होगी वो पानी एब्जॉर्ब करेगी, ये आपका क्या होगा, ये आपका सोर्स होगा, ये आपका वाटर का सोर्स है जहाँ से आप पानी ले रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये सोर्स हो गया। और ये क्या हो गया, ये सिंक हो गया। सिंक मतलब क्या, कि जहाँ पर पानी जा रहा है, सिंक को सोर्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर और यहाँ पर हमेशा हमको प्रेशर का डिफरेंस मिलना चाहिए। मतलब जैसे हमने पढ़ा है कि मान लो अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं, ठीक, ऑस्मोसिस कैसे होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मूव करेगा, है ना। तो हायर कंसंट्रेशन मेरे पास कहाँ होना चाहिए, सोर्स में, लोअर कंसंट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए, सिंक में होना चाहिए। तो ये जो दोनों का कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है, वही तो है जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और वहीं पर तो प्रेशर का डिफरेंस भी आएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, देखो कि सोर्स में अगर मान लो मैं वाटर पोटेंशियल की बात करती हूँ, तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ठीक है। सॉलिड पोटेंशियल की अगर बात करूँगी, तो सॉलिड पोटेंशियल कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वहाँ पर आपका सॉलिड पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। हमने पढ़ा था मोर द सॉल्यूट मोर इज लेस इज द आपका ये सॉलिड पोटेंशियल, तो यहाँ पर सॉलिड पोटेंशियल का भी एक डिफरेंस आ जाएगा। मतलब हर प्रेशर का वहाँ पर डिफरेंस आएगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि तो बल्क ट्रांसपोर्ट जब होगा तो सोर्स और सिंक आप देखोगे, और दूसरी चीज़ आप देखोगे प्रेशर डिफरेंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स। अब जब वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना है, तो जब हमको ट्रांसपोर्टेशन को चालू करना है तो सबसे पहले तो हमको एब्जॉर्प्शन कराना पड़ेगा। और जो एब्जॉर्प्शन होगा सॉइल से, जब आपका रूट जब पानी लेना स्टार्ट करेगी, देखो यहाँ पर ये आपका रूट हेयर है, ठीक है, नॉर्मली आपको ये पता है, ठीक, ये आपकी रूट हेयर होती है, ये आपकी पूरी रूट की सेल्स हैं, ठीक। और यहीं पर आपके पास पूरा क्या होगा, ऐसे करके यहाँ पर आपके पास सॉइल है, आपके पास आपका सोर्स है जहाँ से वो रूट स्टार्ट करेगी पानी को लेना या मिनरल्स को लेना, ठीक है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होगा, रूट हेयर है, आपका रूट है, आप एनाटॉमी पूरी पढ़ चुके हो, है ना, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगी। तो ये सब जो चीज़ें आप, ये जो पार्ट्स हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट वो करेंगे, यहाँ से लेंगे, उधर से उधर देंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, एक होता है आपका एपोप्लास्ट पाथवे से और एक होता है आपका सिम्प्लास्ट पाथवे से। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है देखते हैं। एपोप्लास्ट पाथवे क्या होगा, वन ऑफ द टू पाथवेज ऑफ वाटर पैसेज फ्रॉम रूट हेयर्स टू जाइलम इनसाइड द रूट। रूट हेयर ने पानी एब्जॉर्ब किया और वो देगा किसको, रूट जाइलम को देगा, ये आपका होता है एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। Here water passes through the walls of intervening cells without crossing any membrane or cytoplasm. Intervening cells में ये पास होगा, मतलब कहाँ पर हो रहा है, देखो यहाँ पर ये आपको एपोप्लास्टिक रूट है, पिंक वाला, यहाँ से वाटर निकला आपकी रूट हेयर में गया, रूट हेयर से ये नॉर्मली जो सेल के बीच बीच में जो कनेक्शंस होते हैं वहाँ से वो जा रहा है। आप इस पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा, जो ग्रे वाला है देखो, ये यहाँ से गया, फिर इधर जाएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर ऐसा ऐसे ऐसे मूव होगा इधर, ठीक है। यहाँ से अगर इधर आएगा तो ये ऐसा, जो आपका ग्रे वाला पार्ट है वो पूरा आपका एपोप्लास्ट पाथवे होता है। तो सेल्स के बीच से, इंटरवेनिंग सेल्स से, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा वो कनेक्शन, कोई ऐसी वो कोई मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, कोई साइटोप्लाज्म को क्रॉस नहीं करेगा। इट मीन्स कि वो प्लाज्मोडेस्माटा से भी नहीं जाएगा, वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो जगह होती है वो वहां से जाएगा, ठीक है। बट इट इज इंटरप्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्परमिएबल लिग्नोसुबेरिन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन द वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है ये आपको आई थिंक पता होगा, और ये किससे बनी होती है, ये लिग्निन और सुबेरिन से बनी होती है। और किस में होती है, तो एंडोडर्मल सेल्स में ये होती है। तो जब पानी का मूवमेंट यहाँ पर होगा, देखो ग्रे वाला यहाँ तक आया, यहाँ पर स्टॉप हो गया, ये आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ठीक है। तो ये आपकी अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप है तो पानी अगर इधर से इधर ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर अब वो रुक गया। अब उसको क्या करना पड़ेगा, अब वाटर को इधर जाना पड़ेगा, यहाँ से वो ऐसे एंटर करेगा और फिर उसके बाद अब वो इस पाथवे में ऐसा वापस चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, एपोप्लास्ट पाथवे में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो सेल के बीच बीच से जाएगा, मतलब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच से आपका जाएगा, ठीक है। प्लस वो प्लाज्मोडेस्माटा से नहीं जाएगा और वो रुकेगा कहाँ पर, जहाँ पर आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलेगी। तो अल्टीमेटली पाथवे जो है वो एक तरीके से सिम्प्लास्ट ही है और लास्ट में जो पानी है आपका वो सिम्प्लास्ट पाथवे से ही अल्टीमेटली जाएगा, वहाँ लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा। लेकिन वो स्टार्ट इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है आपका एपोप्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होगा, water passes from cell to cell through continuous connections of cytoplasm of the adjacent cells which are connected through bridges called plasmodesmata। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब सेल के बीच से जाएगा, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और इट इज स्लोअर देन एपोप्लास्ट मूवमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रुकावटें आएंगी। जैसे देखो आप ब्लू वाला जो पाथवे है ये, तो वो यहाँ बीच बीच से जा रहा है सेल के, ये आपका प्लाज्मोडेस्मेटा है ना, ये आपका प्लाज्मोडेस्माटा है। तो यहाँ से ऐसे ये वाटर मूव करेगा तो बीच में वो पूरी सेल को क्रॉस करेगा और जब वो पूरी सेल को क्रॉस करेगा यहाँ से, ये देखो, तो क्या होगा, उसको साइटोप्लाज्म मिलेगा तो वहाँ पर उसका मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो एपोप्लास्ट पाथवे जो होता है वो ज़्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू सिम्प्लास्ट पाथवे। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस में आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप मिल रही है। सिम्प्लास्ट पाथवे से अगर वाटर मूव करेगा तो वहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर एपोप्लास्ट पाथवे से मूव करेगा वाटर तो वहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप का रोल है, क्योंकि वो यहाँ पर रोकने के लिए प्रेजेंट होगी और फिर उसके आगे वो सिम्प्लास्ट पाथवे से ही वाटर देखो पेरिसाइकिल से और फिर फाइनली ये जाइलम में पहुँचेगा, ठीक है। तो जब ट्रांसपोर्ट स्टार्ट, जब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, रूट हेयर ने स्टार्ट किया, ठीक है, रूट हेयर से फिर आगे एपिडर्मिस, उसकी जो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जो भी रूट की सेल्स होती हैं, वहाँ से होते हुए ये जाइलम में पहुँचा। और ये जो जाइलम है वो क्या है, ये आपका रूट जाइलम है।
तो अब ऐसे क्या होगा, जो आपका प्लांट होगा वैसे रूट जाइलम होगा, रूट जाइलम के बाद आपको स्टेम का जाइलम मिलेगा, स्टेम के जाइलम के बाद आपको लीफ का जाइलम मिलेगा। तो फिर यहाँ पर पूरा ऐसा एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन चालू होगा कि रूट जाइलम से स्टेम जाइलम, स्टेम जाइलम से लीफ जाइलम जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट। आगे आते हैं, अब जो प्रेशर्स वहां पर लगेंगे जब हम ट्रांसपोर्ट करना चालू करेंगे, जब हम एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली करेंगे, भाई देखो अगर वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है रूट, है ना, अगर प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके पास में कमी होनी चाहिए ना, तभी तो वो एब्जॉर्ब करेगा कंटिन्यूअसली, तभी तो वो एब्जॉर्प्शन करेगा, नहीं तो वो एक टाइम के बाद तो रुक जाएगा। और अगर वहां पर कमी हो रही है, इसका क्या मतलब है कि ऊपर जो स्टेम और जो लीव्स है वो पानी को कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रोसेस वहां पर चल रहा है, तभी तो यहाँ पर पानी की कमी हो रही है, तो ये पानी फिर से सॉइल से लेना चालू कर देता है। उस समय में क्या होता है, कुछ आपके जो प्रेशर्स है जो वहां पर लगते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, रूट प्रेशर है, तो ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, वाटर के एब्जॉर्प्शन के टाइम पे वहां पर ये कुछ ऐसे प्रेशर्स लगते हैं। तो अब हम उन प्रेशर्स के बारे में बात करते हैं, और एब्जॉर्प्शन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये प्रेशर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो पहला देखते हैं हम रूट प्रेशर, वाटर मूवमेंट्स इन प्लांट में रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर वाटर का मूवमेंट कराएगा प्लांट में फ्रॉम रूट टिल आपका लीफ, जो आपका टिप पार्ट होता है। इट इज अ पॉजिटिव प्रेशर, तो रूट प्रेशर आपका पॉजिटिव प्रेशर है दैट डेवलप्स इन द जाइलम सैप ऑफ द रूट of some plants. Various ions from the soil are actively transported into the vascular tissues of the roots. Water flows its potential gradient and enters the vascular tissues. So water कहाँ से flow होगा, अपने वो potential concentration gradient से. This increases the pressure inside the xylem. This positive pressure is called root pressure and it can be responsible for pushing up water to small heights in the stem. Overall इन सब lines का क्या मतलब है, इन सब lines का ये मतलब है कि जब आपका रूट प्रेशर लगेगा, जब आपका पानी ऊपर जाएगा, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ये वाले में, जब वाटर जा रहा है ऊपर, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन तो सॉइल के थ्रू हो गया, रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया। जब यहाँ पर रूट एब्जॉर्ब करेगी वाटर को, ठीक है, तब यहाँ पर एक पॉजिटिव रूट प्रेशर लगेगा, मतलब वो ऐसा प्रेशर लगेगा जो पुश करेगा किसको, वाटर मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ। मतलब क्या होगा, देखो अगर आपको किसी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप नीचे से पुश करो उस चीज को, और कोई ऊपर से अगर उसको पुल कर ले, तो दोनों चीजें हो गई, नीचे से पुश भी हो गया, ऊपर से पुल भी हो गया, और आपकी जो चीज ऊपर पहुंचनी थी नीचे से वो पहुंच जाती है। तो वाटर को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए यही दो पुल और जो पुश वाले जो प्रेशर्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नीचे से इस तरफ से एक आपका प्रेशर लगता है जो रूट प्रेशर होता है, और रूट प्रेशर जो है वो पॉजिटिव होता है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पुश करने वाला, अभी हमने पुल करने वाला प्रेशर पढ़ा नहीं है। ठीक, सो रूट प्रेशर क्या है, पॉजिटिव प्रेशर है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को थोड़ी दूर तक पुश करेगा ताकि वो ऊपर पहुंचे, स्टेम के जाइलम तक वो पहुंचे, और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। इसके थ्रू क्या होगा, बहुत सारे कुछ ऐसे मिनरल आयंस भी हैं जो वो भी वहां पहुंच जाएंगे, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो ये आपका रूट प्रेशर होता है, और ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, मतलब हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। आगे देखते हैं मिनरल अपटेक कैसे होगा, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो अभी हमने बोला, अगर रूट प्रेशर लग रहा है तो मिनरल्स भी तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ना वहाँ पे। सो मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब कि आयंस विच कैन नॉट मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स। So the concentration of minerals in the soil is usually lower than the concentration of minerals in the root. रूट में मिनरल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, हमेशा याद रखना, और सॉइल में मिनरल का कंसंट्रेशन हमेशा कम होता है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि जब मिनरल्स का अपटेक होता है, जब मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और उसी लिए हमको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है और हमको एनर्जी लगती है। ठीक है, सो द एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट्स। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रूट में पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है मतलब वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वहाँ पर इसीलिए मिनरल कम है। मिनरल कम है तो मिनरल को तो जाना तो है ही ऊपर रूट में, फिर लेकिन उसको अगेंस्ट जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और ऊपर रूट में वाटर पोटेंशियल कम है। ठीक है, सो देयरफॉर फॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस वाया एटीपेजेज,
आर प्रेजेंट ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स। तो वहां पर रूट एपिडर्मल सेल्स में एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट होगा जो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा और फिर एटीपी यूज होगी और तब जाकर फिर रूट से ऊपर की तरफ मिनरल्स का जो होगा अपटेक पॉसिबल हो पाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं मिनरल अपटेक होता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब रूट प्रेशर लगेगा, ठीक है, सो रूट प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा प्लांट के ऊपर? सबसे पहला एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं गटेशन। गटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, ठीक है। सो वाटर लॉस इन इट्स लिक्विड फेज इज नोन एज गटेशन। जब पानी का लॉस होगा लिक्विड स्टेट में, जब वाटर से कुछ वाटरी फ्लूइड ही निकलेगी, रिलीज होगी, उसको आप गटेशन बोलते हो, ठीक है। सो इट अकर्स इन द लीव्स ऑफ मेनी हर्बेशियस प्लांट्स थ्रू स्पेशल ओपनिंग्स ऑफ वेन्स नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसी वेन्स होती हैं, कुछ ऐसा पार्ट होता है लीफ का जो रिस्पॉन्सिबल होता है और वो कराएगा वाटर का रिलीज, मतलब एक वाटर जैसे फ्लूइड का रिलीज वो कराएगा, जिसको आप बोल रहे हो गटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा? सो रूट प्रेशर प्रोवाइड अ मॉडेस्ट पुश इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर may be to re-establish the continuous chains of water molecules in the xylem which often break under the enormous tensions created by transpiration। तो क्या होगा रूट प्रेशर का सिग्निफिकेंस? मतलब ये कि अगर रूट प्रेशर लगता है तो वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली वाटर का ट्रांसपोर्ट, वो वाटर का एब्जॉर्प्शन वो करवाता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, प्लांट में वाटर की कमी भी नहीं हो रही है और प्लस क्या हो रहा है, वो जो वाटर की जो चेन जो आगे बढ़ रही है, मतलब हमको क्योंकि वाटर चाहिए ना, अगर वाटर की कमी हुई तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, है ना, बाकी के दूसरे प्रोसेस ट्रांसपीरेशन कैसे होगा। तो उसके लिए ये जो रूट प्रेशर अगर पॉजिटिवली लगता रहा तो एक प्लांट में जो एक नेगेटिव प्रेशर लगेगा किस चीज़ के लिए, कि पानी की कमी हो रही है, वो वहाँ पर रुक जाएगी। तो ये सिग्निफिकेंस होता है रूट प्रेशर का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रांसपीरेशन में। तो हमने ये बोला कि जब ट्रांसपीरेशन भी होगा तो वाटर का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? मैंने आपको शुरू में बोला कि अगर ट्रांसपीरेशन हो रहा है या तो कोई दूसरा अगर प्रोसेस हो रहा है तो पानी की कमी हमको रूट में भी होगी। तो रूट फिर क्या करेगी, फिर सॉइल से वाटर लेगी और वहाँ पर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक या रूट प्रेशर आपका लगता रहेगा, है ना। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म फ्रॉम द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इट अगर्स थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा क्या होता है आप ये जानते हो अच्छे से, है ना, ये आपका स्टोमेटा है। तो अगर वाटर का लॉस हो रहा है, लीफ से हो सकता है, क्यूटिकल से हो सकता है, आपका स्टेम वाले लेंटिसेल्स वाले पार्ट से हो सकता है, अगर कहीं से भी वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, लिक्विड फॉर्म में नहीं ना, तो वेपर फॉर्म में अगर हो रहा है आप उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हो। और वहाँ पर सब में आपके पास क्या होना चाहिए, स्टोमेटा होना चाहिए। कुछ ओपन पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, जिसके थ्रू वाटर का लॉस होगा। अब स्टोमेटा क्या होता है ये आई थिंक मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है उतनी, ठीक है, पर हम फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टोमेटा हैज़ बीन शेप सेल्स, क्योंकि आप ये सब एनाटॉमी में पढ़ लिए हो, है ना, अच्छे से स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा हैज़ बीन शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स रिच इन क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स एनक्लोज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड पोर और स्टोमेटल अपर्चर। तो यहाँ पर क्या क्या है, देखो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। तो ये जो होती है आपकी, ये गार्ड सेल होती है, ये वाली, ये आपकी गार्ड सेल होती है, ठीक है। और अंदर में ये जो पोर है इसको आप बोलते हो स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर। तो वो ऐसा ओपन भी होता है या ऐसा क्लोज भी होता है। अगर ऐसा हुआ तो ओपन है और ऐसा हो गया तो क्लोज हो जाता है, ठीक है। फिर द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल टुवर्ड्स द पोर इज थिक एंड इलास्टिक। जो गार्ड सेल होगी, एक बात और आप याद रखोगे, जो अंदर की तरफ की जो ये वाली सेल होती है इसकी, जो टुवर्ड्स दी स्टोमेटल अपर्चर होती है, ये आपकी थिक होती है, और जो बाहर वाली जो होती है ये आपकी थिन होती है। तो गार्ड सेल की अंदर वाली जो सेल है, जो अंदर वाली जो लेयर है वो थिक है और बाहर वाली जो लेयर है वो थिन लेयर होती है। सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर ओरिएंटेड रेडियली इन द सेल वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स। और यहाँ पर माइक्रोफिब्रिल्स भी हैं कि जब स्टोमेटा ओपन या क्लोज होगा तो उसमें ये जो माइक्रोफिब्रिल्स है वो काम करेंगे। और ये है आपके माइक्रोफिब्रिल्स, दीज आर माइक्रोफिब्रिल्स। ये तो गार्ड सेल्स में बीच बीच में माइक्रोफिब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब आते हैं ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पे। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ट्रांसपीरेशन को? कुछ एक्सटर्नल, कुछ इंटरनल, दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सब क्या करेंगे? अगर टेम्परेचर मान लो ज़्यादा है तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर हाई है मतलब वाटर लॉस ज़्यादा होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, है ना। तो वैसे ये सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करेंगे।
ये सब के कारण ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या होगा, प्लांट के जो फैक्टर्स होते हैं, बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स मतलब प्लांट के फैक्टर्स होते हैं, तो वो क्या होगा, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। अगर जितना ज़्यादा स्टोमेटा होगा, जितना डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। कम नंबर है तो कम ट्रांसपिरेशन होगा। नंबर ऑफ स्टोमेटा हो गया। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, प्लांट में अगर ज़्यादा पानी है तभी तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा ना, नहीं है तो कहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा, तो ये भी अफेक्ट करेगा। और तीसरा क्या है, कैनोपी स्ट्रक्चर। कैनोपी क्या होती है, कैनोपी आपकी होती है जो एक क्या बोलना चाहिए, जैसे आपका क्रिसमस ट्री होता है ना, आप देखियोगे तो कैनोपी बड़ी होती है। जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसका जो जो इन्वर्टेड वी शेप जो ऐसा कैनोपी बना होता है, मतलब इस तरीके से कुछ ऐसा है, और ये इस टाइप का। तो अगर आप फॉरेस्ट में जैसे आप देखोगे घने जो जंगल होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के पूरे पेड़ होते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, तो वहाँ पर एक कैनोपी बनी होती है, एक ऐसी लेयर बनी होती है, सब ऐसा इक्विवेलेंट एक ही हाइट के होते हैं ऐसा, तो ये एक ऐसा कैनोपी बनी होती है, मतलब एक जैसा पूरा दिखते हैं। तो उस समय में ट्रांसपिरेशन जो है वो थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे एरियाज में, बहुत घने जंगलों में आपको पता होगा कि वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं जाती, लाइट ज़्यादा नहीं जाएगी, तो ट्रांसपिरेशन वहाँ पर कम होता है, ठीक है। सो ये होता है कैनोपी का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली कि अगर ट्रांसपिरेशन, अगर एब्जॉर्प्शन होगा रूट से वाटर का, है ना, तो कोई एक प्रेशर है जो उसको पुश कर रहा है नीचे से, और कोई एक प्रेशर जो तो पुल करने वाला था। तो रूट प्रेशर क्या कर रहा था, पानी को नीचे से ऊपर की तरफ रूट में धक्का दे रहा था, पुश कर रहा था। अब पुल करने वाला कौन है, ट्रांसपिरेशनल पुल होता है। मतलब ये कि जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता जाएगा तो वहाँ से एक प्रेशर जनरेट होगा, और उसको आप बोलोगे ट्रांसपिरेशनल पुल, मतलब वहाँ पर पानी की कमी है। और उसके कारण क्या होगा, वो ट्रांसपिरेशनल पुल जब लगेगा लीफ में, स्टेम में, आपके जाइलम में जब लगेगा, तो वो पानी को ऊपर खींचेगा, पुल करेगा पानी को, ठीक है। सो ये होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। तो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। और एज वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा, a thin film of water is formed over the cell which is continuous. It results in pulling of water molecule by molecule. Pulling of water molecule by molecule ना याद रखोगे, into the leaf from the xylem. तो लीफ से, लीफ इस पुल को जनरेट करेगी और वो रूट जाइलम से वो पानी को पुल करवाएगी ऊपर थ्रू द स्टेम जाइलम। बीच में स्टेम जाइलम भी पड़ेगा। Lower concentration of water vapor in the atmosphere as compared to the substomatal cavity and the intercellular space allows water to diffuse into the surrounding air. This creates a pull called the transpirational pull. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर में अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास वेपर का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, मतलब ज़्यादा होगा, सॉरी। तो और अगर मैं प्लांट में देखूं तो मेरे पास कम होगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पुल, एक जो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो जब हम अगर कंपेयर करते हैं लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, कब, जब प्लांट वाटर को लेता है, और जब अगर मैं मान लो एक प्योर जो वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन है, अगर मैं स्टोमेटा प्लांट में और अगर मैं एटमॉस्फेयर में कंपेयर करूँ तो मेरे को हमेशा एटमॉस्फेयर में कम मिलेगा और यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा प्योर वाटर वेपर, जो इवापोरेशन से जो वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो होता क्या है, इसके कारण क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाटर वेपर मूव कर जाता है, मतलब स्टोमेटा से रिलीज हो जाता है पानी, इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में। अब वो तो रिलीज हो गया, वो ट्रांसपिरेशन तो हो गया। जब ट्रांसपिरेशन हुआ तो क्या हुआ, अब वाटर की कमी हो रही है, तो लीफ जाइलम क्या करेगा, रूट जाइलम से पानी मंगवाएगा, और कैसे मूवमेंट होगा, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल उसका वाटर का मूवमेंट होता जाएगा, ठीक है। और फिर वहां पर लगेगा एक फोर्स, एक प्रेशर लगेगा जो खींचेगा पानी को ऊपर, मॉलिक्यूल्स को खींचेगा ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। और नीचे से कौन सपोर्ट करेगा, रूट सपोर्ट करेगा। ये पूरा इसका एक प्रेशर का जो भी एक खेल होता है, पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने का, ये सारी चीजें होती है। अब फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, तो सोर्स अब आपका क्या हुआ, नीचे सॉइल हो गया, रूट हो गई आपकी। सिंक आपका क्या हो गया, सिंक आपकी लीफ हो गई। तो वहां से नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, it is long distance movement of organic substances from the source or storage to the region of utilization or sink, जहाँ पर utilize होगा sink. Sugar stored in roots may be mobilized to become a source of food in the early spring when the buds of trees act as sink and require energy for their growth and development. The direction of movement of organic solutes in phloem can be upwards or downwards, that is bidirectional.
तो क्या होगा, जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आप वाटर का कर रहे हो, वाटर का आप पूरा देख लिए, अब अगर फूड की मैं बात करूँ या जब मैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करूँ जो उसमें डिजॉल्व्ड है, उसका क्या होगा, तो वो भी तो सोर्स से सिंक में जाएगा ना, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, फ्लोएम करवाएगा, ठीक है। और वो कैसे करवाएगा फ्लोएम, जब जहां पर जैसे मान लो जो रूट्स में आपकी जो शुगर स्टोर्ड है, जो आपका सोर्स हो गया, वहां से पहुंचना है पूरा सिंक तक, मान लो एक बात की बात, तो वो क्या करेगी, वो तो मोबिलाइज्ड है, वो मूव कर जाएगी, वो मूवमेंट करेगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करेगी और वो ऊपर तक पहुंच जाएगी, लेकिन कैसे, बाई डायरेक्शनल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो उसको हम बोलते हैं आपका फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, मतलब जो शुगर होती है, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, या हायर कंसंट्रेशन से लोअर में आप बोलो, और वो एक प्रेशर के थ्रू ही होगा, ठीक। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम लोग देख रहे थे कि आपका जो फ्लोएम है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, मास फ्लो होगा, बल्क फ्लो होगा, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होगा, सोर्स से सिंक की तरफ इसका ट्रांसपोर्ट होगा फूड का, ठीक। अब देखते हैं अगर प्रेशर फ्लो हो रहा है या वही जो हम मास फ्लो की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो कुछ तो तरीके से होगा, कोई तो वहाँ पर भी मैकेनिज्म होगा, कोई तो एक प्रोसेस होगा, कोई फोर्स वहाँ पर लग रहा होगा, है ना। सो हम देखते हैं प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है। एक ऐसा पूरा एक आपका बोलना चाहिए कि प्रोसीजर, जो एक पूरा टेक्निक जो चल रही होती है कि रूट से लेकर या लीव्स तक, या लीव से लेकर आपका रूट तक, है ना, जब फ्लोएम काम करेगा, जब फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो बाई डायरेक्शनल करेगा वो, ठीक। प्लस जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जब जाएगा वो फूड, तो वहाँ पर कौन कौन से सेल्स हैं वो हेल्प करेंगी। और दूसरी बात ये होता है कि जो जाइलम होता है, जाइलम में ये फूड आपका डिजॉल्व्ड है ना, तो वहाँ से फिर वो अलग होकर वो कैसे पहुँचेगा अपने सिंक, अपने जो भी उसका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक, तो वो देखते हैं। सो प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ शुगर्स इन द फ्लोएम बिगिंस एट द सोर्स। शुगर का मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, सोर्स से, और वो भी कहाँ पर, सोर्स में से, फ्लोएम से, ठीक है। वेयर शुगर्स आर लोडेड एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू अ सीव ट्यूब, जब वो सीव ट्यूब में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा, अब आप यहाँ पर देखो कि आपका जो जाइलम है वहाँ से तो वो फूड नॉर्मली आपका डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो फ्लोएम है वो क्या करेगा, वहाँ पर फ्लोएम में हम शुगर की लोडिंग करेंगे, हमारी जो पूरी शुगर होगी वो वहाँ पर लोड होगी। तो जैसे अब आप यहाँ पर देखो, ये आपका जाइलम है, ये आपका फ्लोएम है। फ्लोएम में हम क्या कर रहे हैं, फ्लोएम में ये जो पूरे मॉलिक्यूल्स हैं आपके, ये सब यहाँ पर ट्रांसलोकेशन, हम एक तरीके से सोर्स से उस शुगर को वहाँ पर लोड कर रहे हैं, और ये कैसे जाएगा, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि मिनरल्स का अमाउंट या ये चीज़ों का अमाउंट सॉल्यूट का ज़्यादा होता है प्लांट में एज़ कम्पेयर टू आपका जो सॉइल होता है ना, जो सोर्स होता है, तो वहाँ से इसका ट्रांसपोर्ट होगा। अब पहली चीज़ आप याद रखोगे, तो सीव ट्यूब जो मेन कंपोनेंट है फ्लोएम का, वहाँ पर उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक तरीके से लोडिंग हो जाएगी। लोडिंग ऑफ द फ्लोएम सेट्स अप अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट फैसिलिटेट्स द मास मूवमेंट इन द फ्लोएम। और जब फ्लोएम में हम उस शुगर की लोडिंग करेंगे, तो वहाँ पर और आपका जो जाइलम है, जहाँ पर वाटर से वो एक तरीके से आ रहा है, उन दोनों के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखो, ये आपका जाइलम था, ये आपका फ्लोएम था, है ना। यहाँ पर से हम क्या कर रहे हैं, सुक्रोज जो है आपका, देखो यहाँ पर सुक्रोज, ये इधर जाएगा, फ्लोएम में हमको उसकी लोडिंग करनी, कहाँ से, सोर्स से, और सोर्स क्या है आपका, लीफ है। तो लीफ से फ्लोएम उठाया हमने, लीफ से हमने फूड लिया, सुक्रोज लिया, उसको हम फ्लोएम में डाल रहे हैं, हम नहीं डाल रहे, मतलब वो मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो जा कैसे रहा है, वहाँ पर जब लोडिंग हो रही, तो पहली चीज़ वो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दूसरी बात वो क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो जाइलम है, जाइलम और जहाँ पर पानी है और जो फ्लोएम, उन लोग के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट का जनरेशन हो जाएगा। एंड दिस एक्सेप्टेड मैकेनिज्म यूज्ड फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। तो ये एक थ्योरी है, एक तरीके से एक हाइपोथेसिस है कि हम ऐसा मान के चलते हैं। हाइपोथेसिस मतलब एक तरीके से प्रूव्ड नहीं है, मतलब मानते कि हाँ ऐसा होता होगा करके। एक जब सोर्स से स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्ट होना किसी प्रोडक्ट का, और वो जब सिंक तक जाता है, तो वहाँ पर ये होता है कि कुछ एक प्रेशर कुछ लग रहा होगा, कोई एक प्रेशर ग्रेडियंट वहाँ पर जनरेट हो रहा होगा, और जिसकी वजह से फूड का ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ठीक है। सो अब कैसे होगा फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट, तो हम देखते हैं। एज ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट द सोर्स इट इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज। कहाँ पर प्रिपेयर हुआ, लीफ में, तो आपका यहाँ पर ये सब चीज़ें लीफ में हो रही हैं। Sucrose move into the companion cell and then into the living phloem sieve tube cells by active transport. आप यहाँ पे देखो, जो आपका ये आपका NCERT का डायग्राम है ना,
तो लीफ में जो आपका सुक्रोज का जो ग्लूकोज जो बनते गया फोटोसिंथेसिस होता गया, वहाँ से वो क्या हुआ, सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ। जब वो सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ, जो शुगर है आपकी, अब वो शुगर कहाँ जाएगी, वो आपकी लीफ से जाएगी कहाँ पर, फ्लोएम में। तो उसको फ्लोएम में हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा लीफ में से, और जब आप उसको ट्रांसपोर्ट करोगे तो वो कैसे जाएगा, वो जाएगा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। अब क्या होगा, दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूसेस हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम। तो होगा क्या, जब आप लोडिंग करोगे सुक्रोज की सोर्स में, मतलब आपके फ्लोएम में, तो जैसे ही आप यहाँ पर लोडिंग करोगे फ्लोएम में, वैसे ही क्या होगा, वहाँ पर एक आपका एक प्रेशर वहाँ पर जनरेट हो रहा है, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका कि हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी। तो मतलब क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, सेल में से पानी बाहर निकलेगा, फ्लोएम में से पानी बाहर निकलेगा और फूड का एंटर होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो आपका पूरा फ्लोएम है, फ्लोएम पूरा फूड को कैरी कर रहा है। शुगर लीव सीव ट्यूब वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, ये तो लास्ट प्रोसेस है। ये आप देखो, शुगर एंटर्स सीव ट्यूब्स, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, हाई टर्गर प्रेशर है, शुगर एंटर करेगा सीव ट्यूब में, लोडिंग हो गई सीव ट्यूब की, वाटर बाहर निकल गया ऑस्मोसिस से। कैसे, क्यों, क्योंकि वहां पर हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई। हाइपरटोनिक मतलब सेल के अंदर में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था, अब सॉल्यूट जा रहा है तो वो बाहर निकलेगा बाहर, ठीक है। सो वो हाई टर्गर प्रेशर वहां पर होगा। अब क्या हुआ, वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। अब जो वाटर है वो फ्लोएम के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, वो लीव्स में से, सेल्स में से निकला, स्पेसेस में आया, स्पेसेस से वो फ्लोएम में एंटर करेगा, और वो फ्लोएम में एंटर करेगा बाय ऑस्मोसिस। तो क्या क्या हुआ, लोडिंग जब हो रही है तो सुक्रोज फूड के साथ साथ आपका वाटर भी, क्योंकि देखो ये क्यों हो रहा है, हमको ट्रांसपोर्ट करना है सुक्रोज का, लेकिन हम वहाँ पर पानी भी डाल रहे हैं फ्लोएम में, क्योंकि वो जो सॉल्यूट है, जो फूड है, सुक्रोज है, वो सॉलिड पार्टिकल है ना, वो ऐसे मूव तो नहीं कर सकता, प्लांट उठा के उसको खा तो नहीं सकता, तो हमको उसको कैसे पहुंचाना पड़ेगा, हमको डिसॉल्व करके ही पहुंचाना पड़ेगा। मतलब वो पानी में वो मिक्स होगा, वो डिसॉल्व होगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है, अल्टीमेटली पानी उसको बढ़ाएगा आगे। तो इसीलिए हमको किसकी ज़रूरत है, ऑस्मोसिस कराना पड़ेगा, और फ्लोएम में हमको पानी डालना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर क्या हो, सॉल्यूट वहाँ पर डिसॉल्व होकर उसके साथ वो आगे बढ़े। अब एज ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड्स अप द फ्लोएम सैप विल मूव टू एरियाज ऑफ लोअर प्रेशर। जैसे ही वाटर वहाँ पर ऑस्मोसिस में करके फ्लोएम के अंदर एंटर किया, तो क्या होगा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पर बिल्ड होने लग जाएगा, ठीक। और उसकी वजह से जो आपका फ्लोएम सैप है, अब वो मूव करेगा कहाँ, हायर टू लोअर एरियाज, मतलब वहाँ पर अब हायर एरिया था, हायर कंसंट्रेशन था, अब वो स्टार्ट करेगा मूव करना कहाँ, टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। सो ये देखो, शुगर सॉल्यूशन फ्लोज टू रीजन्स ऑफ लो टर्गर प्रेशर, ऊपर हो या नीचे हो, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल काम करता है, तो दोनों तरीके में जिस भी एरिया में जहाँ पर भी कंसंट्रेशन कम है, वहाँ पर वो सुक्रोज अब मूव करने लग जाएगा, शुगर मूव करने लगेगी। नेक्स्ट, एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस्ड। सिंक मतलब जो आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ पर भी वो ट्रांसपोर्ट करके जाएगा, वहाँ पर हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना चाहिए, क्योंकि जो मूवमेंट हो रहा है वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले एरिया से लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले एरिया में हो रहा है, इसलिए जहां पर सिंक में वो पहुंचेगा वहां हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या होगा, अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सैप इनटू द सेल। फिर हमको एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, ताकि जो आपका सुक्रोज है वो फ्लोएम सैप से बाहर निकले और वो सेल के अंदर जाए। फ्लोएम तो सिर्फ लेकर आने वाला एक कैरियर, एक जरिया था, है ना, लेकिन क्या था, आपका जो फूड है हमको उसको सेल में पहुंचाना है, सेल के सैप में पहुंचाना है। तो फाइनली क्या होगा, देखो यहाँ पर जितना भी है ये जो फूड जो ऐसा बाहर निकल रहा है, हमको अल्टीमेटली लीफ में या जहाँ पर भी हमको उस सोर्स में चाहिए, उस सेल में चाहिए। तो सेल में हमको कराने के लिए फिर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, एज sugar are removed, the osmotic pressure decreases and water moves out of the phloem। और जैसे ही रिमूव हुई शुगर कहाँ से, बाहर से, क्योंकि हमने सेल में दे दिया है, जैसे ही शुगर निकली सेल से, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, तुरंत से डाउन हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ा था, जब यहाँ पर सुक्रोज एंटर किया था तब। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और वाटर मूव्स आउट ऑफ द फ्लोएम, वाटर तुरंत बाहर निकलेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया फिर से, तो फिर एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा और फ्लोएम से वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये है आपका पाथवे या मैकेनिज्म ऑफ आपका फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, जो आपका शुगर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक।
तो हुआ क्या क्या, आपका जो सुक्रोज है वो सबसे पहले ग्लूकोज, आपका ग्लूकोज सोर्स में बना, लीफ में कन्वर्ट हुआ सुक्रोज में, सुक्रोज में कन्वर्ट होने के बाद अब उसको कहाँ जाना है, उसको जाना है, देखो इस सुक्रोज को जाना है अपनी कंपेनियन सेल में। तो कंपेनियन सेल जो होती है वो सीव ट्यूब की एक कंपेनियन होती है, वो हेल्प करती है फ्लोएम के फूड के ट्रांसपोर्ट में, है ना। वहाँ पर जाएगा वो कंपेनियन सेल में और उसके बाद वो पहुँचेगा कहाँ, सीव ट्यूब में। फिर फाइनली ये दोनों तरीके से, ये दोनों जगह में वो फ्लोएम में कैसे पहुँचा फूड आपका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके। हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम में फूड आ गया। लेकिन अब फ्लोएम में जब फूड आया तो हमको वाटर की ज़रूरत है उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। तो अब हमको क्या करना है, जब हमने यहाँ पर लोडिंग करी तो वहाँ पर हो गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो फिर पानी उस फ्लोएम के अंदर अब एंटर करेगा, ठीक है। और फ्लोएम के अंदर कैसे एंटर करेगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, फ्लोएम के अंदर पानी जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस, गया पानी। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे वो जाएगा तो फ्लोएम का सैप बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप होगा। प्रेशर बिल्डअप हुआ तो फ्लोएम सैप, जो फ्लोएम के अंदर सुक्रोज है वो मूव करना स्टार्ट कर दी फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ जहाँ भी लोअर कंसंट्रेशन था। और फिर सिंक तक जब पहुंचा तो सिंक में हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम मिलेगा। और फाइनली फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमको लगेगा, किस लिए कि जो आपका सुक्रोज, जो फ्लोएम उसको लेकर घूम रही है सुक्रोज को, उसको कहाँ देना है, सेल में देना है। और सेल में देने के बाद जो शुगर है वो रिमूव हो जाएगी फ्लोएम से, वाटर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बिल्ड हुआ था वो डिक्रीज हो जाएगा, और आपका जो वाटर है वो भी फ्लोएम से बाहर चला जाएगा, क्योंकि फ्लोएम में पानी का काम नहीं है अभी। ये पूरा होता है ट्रांसपोर्ट, और ये ही इसी डायग्राम में आपको पूरा बताया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आपका मास फ्लो हाइपोथेसिस कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आपका ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा हमने, वाटर का, मिनरल्स का और आपका फूड का। वाटर और मिनरल्स का अगर ट्रांसपोर्ट आप देखोगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकता है ना। और वहाँ पर हमको कुछ प्रेशर्स लगते हैं, रूट प्रेशर है, ट्रांसपिरेशनल पुल लग रहा है। फ्लोएम से फ्लोएम जब फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, बेसिकली जब फूड की जब हम बात करते हैं, फूड में भी क्या है हमारा, सुक्रोज है। तो जब सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो हमको हमेशा मास फ्लो कराना पड़ेगा और प्रेशर से फ्लो कराना पड़ेगा। और कौन सा प्रेशर यहाँ पर बार बार बिल्डअप हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या लगेगा, जाइलम से आपका वाटर का एंट्री, वाटर आपको लगेगा ताकि फ्लोएम सैप बनाए और उसमें सुक्रोज रहे और फिर वो उसको ट्रांसलोकेट करे। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन, ठीक है। सो विद दिस द चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ो, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का और इम्पॉर्टेंट भी है। और जितना भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, जो भी हमने प्रेशर्स और डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉलिड पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप अच्छे से इसको पढ़ो। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर स्टडीज। थैंक यू।